दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों समसामयिकी का ये थर्ड पार्ट है फरवरी 2020 का। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट इसके और जनवरी के 6 पार्ट कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो तीसरा पार्ट है दोस्तों, इसके बाद एक और पार्ट आएगा फरवरी के समसामयिकी का, फिर हम मार्च की ओर बढ़ेंगे, फिर अप्रैल, मई और फिर जून तो खैर चल ही रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को नवगठित त्रिसेना प्रमुख यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख जो CDS है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेतु सेवानिवृत्ति उम्र क्या रखी गई है। तो उनकी रिटायरमेंट एज क्या है दोस्तों। जैसे हम आमतौर पे कोई भी सरकारी नौकरी में देखते हैं तो कहीं 55 साल है, कहीं 60 साल रिटायरमेंट एज है। तो CDS की जो रिटायरमेंट एज है तो जो वो कितनी है दोस्तों, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 67 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो दोस्तों वो रखी गई है 65 साल की रिटायरमेंट एज। तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाए रखने वाले इस पद के गठन की मांग करगिल युद्ध के बाद से ही होती आ रही है। इस हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से संबोधन के दौरान संकेत दिए थे। प्रथम CDS बनते ही जनरल बिपिन रावत ने 30 जून को जो है एयर डिफेंस कमांड और 31 दिसंबर तक तीनों सेनाओं के मध्य तालमेल के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं। तो बिल्कुल उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के साथ किए गए रक्षा समझौतों के अंतर्गत भारतीय सेना 1,00,000 AK-203 AK-203 असॉल्ट राइफल का आयात करेगी। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। तो दोस्तों किस देश के साथ जो समझौता किया गया जिसके अंतर्गत AK-203, AK-47 आपने सुनी होगी, ज़्यादातर आतंकवादियों के लिए बदनाम रहती है AK-47। तो AK-47 तो बेसिक वर्जन है, ये AK-203 है जो बड़ी लेटेस्ट है। तो ये जो राइफल है वो किस देश से आयात करेगी दोस्तों, तो वो है दोस्तों रूस से आयात की जाएगी। 1,00,000 आयातित राइफलों के अतिरिक्त 6.5 लाख राइफलों का निर्माण यूपी के अमेठी जिले में स्थित भारत रूस, जो कहते हैं ना इंडो रशिया, इंडो मतलब इंडिया और रशिया मतलब रूस, राइफल प्राइवेट लिमिटेड में किया जाएगा। तो वहाँ बिल्कुल उनकी फैक्ट्री है, आयुद्धशाला है, वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें 6.5 लाख जो हैं ये राइफलें बनाई जाएगी और 1,00,000 राइफलें बनी बनाई मंगाई जाएगी। कहाँ से? रूस से, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मार्च 2019 को किया गया था। 3.25 फीट लंबी और गोलियों से भरी 4 किलोग्राम वजनी इस बंदूक का AK-47 सबसे सामान्य संस्करण है। तो सबसे नीचा जो बेसिक वर्जन है वो है AK-47। इस राइफल से प्रति मिनट 600 और प्रति सेकंड 10 गोलियां दागी जा सकती है। तो दोस्तों समझिए आपकी कितनी ये फास्ट है। वर्तमान में भारत के पास इंसास राइफलें हैं जिनको इन अत्याधुनिक AK-203 राइफल से जो है बदला जाएगा, इनसे रिप्लेस किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30 मीडिया हाउस को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान कब प्रदान किया गया? 1 जनवरी 2020, 30 दिसंबर 2020, 21 जून 2020 या फिर 7 जनवरी 2020। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान जो है वो दिया गया दोस्तों 7 जनवरी 2020 को। 30 मीडिया हाउस को जो है, मीडिया हाउस क्या होते हैं दोस्तों, चैनल जो घराने होते हैं, बड़े बड़े चैनल के जो घराने होते हैं वो मीडिया हाउसेज होते हैं। जैसे आप देखिए कि जी का जो चैनल है तो वो जी ओरिजिनली एक कंपनी है, तो उसका जो वो मीडिया हाउस है। अपना NDTV हो गया और रिपब्लिक भारत वगैरह हो गया। तो ये अलग अलग मीडिया हाउस मतलब अलग अलग कंपनीज जो है जो चैनल चलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 जून 2015 से किया गया था। इसका विचार भी PM मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को रखा गया था, जिसे UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को मान्यता प्रदान की थी। तो दोस्तों जो है PM मोदी ने ये प्रस्ताव रखा था और इसको जो मान्यता दी गई 11 दिसंबर को, यानी कि आप समझिए दोस्तों कि कुछ ही महीने के अंदर जो है, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर जो है इसको मान्यता मिल गई। तो अपने देश का नाम कितना ऊंचा कर रहे हैं PM मोदी, तो इससे आप समझ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हेतु इस दिन का चयन करने के पीछे क्या वजह है, तो वो है 21 जून को है सबसे साल का सबसे लंबा दिन जो है होता है, जिससे योग करके मनुष्य भी स्वयं को लंबा जीवन यानी कि दीर्घायु बना सके दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 20 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर को। तो विश्व हिंदी दिवस जो है दोस्तों 10 जनवरी, हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है।
सर्वप्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2006 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने की थी। तो योग दिवस की जो शुरुआत की वो पीएम अपने मोदी ने की, और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने, जो उस समय पीएम थे 2006 में, उन्होंने हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की। हिंदी विश्व भर में सर्वाधिक बोले जाने वाली 5 भाषाओं में शामिल है दोस्तों। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी भाषा। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के अनुसार जो है हिंदी विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। 10 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन तो हिंदी दिवस की बात, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन हो गया। तो ये नाम है, सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन हो गया। वो किस देश के राजनीतिक प्रमुख थे दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ओमान सल्तनत या फिर ईरान। तो दोस्तों ये जो सुल्तान कबूस बिन सैद जो हैं ये ओमान सल्तनत के जो है निवासी थे, ओमान सल्तनत के जो है हेड थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14 जनवरी 2020 को जाने माने कवि और गीतकार कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई। आजमी किस देश के रहने वाले थे? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो कैफी आजमी कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? वो रहने वाले थे भारत के। 1919 को आजमगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्मे कैफी आजमी का प्रथम कविता संग्रह जो है 1943 में झंकार नाम से प्रकाशित हुआ था कैफी आजमी का। कैफी को 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं दोस्तों, जो कि साहित्य और शिक्षा हेतु उनको जो है पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका था। उनका लिखा हुआ जो एक बहुत ही प्रिय गाना वो ये कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाना। और जैसे सुनेंगे आप वैसे तेरी मिट्टी में मिल जावा, तो जैसे वो जो गाना है और सुनते ही अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जो है ये गाना कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये जो इम्पोर्टेंट गाना है वो लिखा है कैफी आजमी ने, तो आप याद रखिएगा उनका नाम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2019 को भूजल योजना का शुभारंभ किया गया। ये किस नाम से प्रारंभ की गई है? मोदी भूजल योजना, अटल भूजल योजना, देसाई भूजल योजना या फिर पटेल भूजल योजना। तो ये दोस्तों अटल भूजल योजना, ये योजना 7 राज्यों के भूजल स्तर को ऊपर लाने हेतु लाई गई है, जिनका भूजल स्तर सामान्य से काफ़ी नीचे चला गया था। इस योजना में जल भंडारण, संचरण और मितव्ययी प्रयोग हेतु सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा 3000 करोड़ और विश्व बैंक द्वारा 3000 की सहायता स्वीकृत की गई है। तो सरकार जो है से 3000 करोड़ और विश्व बैंक द्वारा भी जो है 3000 करोड़ यानी टोटल 6000 करोड़ की जो है ये सहायता जो है दोस्तों स्वीकृत की गई है अटल भूजल योजना के अंतर्गत। तो जहाँ नीचे चला गया काफ़ी, तो वहाँ कुछ न कुछ मतलब जो है थोड़ा पानी निकालने का समय कम करके या फिर जो बरसाती पानी उसको एक जगह एकत्रित करके तालाब वगैरह बना के जो है भूजल को रिचार्ज करने संबंधी कार्य किए जाएंगे। 7 राज्य हैं दोस्तों इस योजना में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। इस योजना के अंतर्गत 2024 तक हर घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के अनुसार 1 जनवरी 2020 को पूरी दुनिया में पैदा हुए लगभग 4 लाख बच्चों में से सबसे अधिक किस देश के बच्चे हैं? भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका। तो दोस्तों ये हैं भारत के बच्चे। कितने हैं दोस्तों? 67,385 बच्चों के साथ भारत पहले स्थान पर और 46,000 बच्चों के साथ चीन दूसरे स्थान पर था। तो सोचो दोस्तों जो टोटल है उस टोटल में से 67,000 जो है वो भारत के, यानी कि 4 लाख में से 67,000 यानी कि ऑलमोस्ट 20% नहीं तो 16-17% जो है वो भारत के हैं। तो समझिए भारत कितनी जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत में 1 जनवरी को पैदा हुए बच्चे इस दिन पूरी दुनिया के 190 देशों में पैदा हुए कुल 3,92,078 बच्चों की जो है वो 17% है दोस्तों। तो आप समझिए कि 17% है, तो ऐसे कोई दुनिया में 5-6 देश तो है नहीं, टोटल 190 देशों का ये आंकड़े हैं और उसमें ये हालत है। तो समझिए कि जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। यूनिसेफ के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन 69,000 बच्चे जन्म लेते हैं। जन्म के पहले दिन कुल मृत्यु दर का 50% भाग जो है वो दर्ज किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार 2027 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र जो है वो बनने वाला है। तो बस अब 7 साल की देरी है, फिर हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
इसरो द्वारा छोटे उपग्रह हेतु दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो छोटे उपग्रह हेतु जो प्रक्षेपण केंद्र है दोस्तों वो तमिलनाडु में आरंभ किया जाएगा। 1 जनवरी 2020 को इसरो के प्रमुख के शिवन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इस पोर्ट का निर्माण तमिलनाडु के तूतीकोरन जिले के थुटुकुडी में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक T20 टूर्नामेंट, T20 का मतलब ही 2020 टूर्नामेंट है, में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बने लियो कार्टर किस देश के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। तो दोस्तों ये जो है लियो कार्टर वो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इन 7 में से भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके 2 खिलाड़ियों ने ये कारनामा किया है। पहला रवि शास्त्री जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, और द्वितीय युवराज सिंह जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20I वर्ल्ड कप 2007 में, जो पहला वर्ल्ड कप था, उसमें इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो कि इंग्लैंड के सेकंड मोस्ट विकेट टेकर बॉलर भी हैं, तो उनके विरुद्ध 6 गेंदों पे 6 छक्के ठोक दिए थे। तो वो तो खैर लम्हा आपको याद ही होगा क्रिकेट प्रेमियों को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस पूर्व वित्त मंत्री को लोक सेवा हेतु इकोनॉमिक टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्वर्गवासी अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दोस्तों वो दिया गया स्वर्गवासी अरुण जेटली को उनके लोक सेवा हेतु। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? सुपर डीलक्स, डियर कॉमरेड, पार्टिकल्स या फिर मसान। तो दोस्तों IFFI में जो है जिस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है दोस्तों वो है फिल्म पार्टिकल्स। ब्लेज हैरिसन द्वारा निर्देशित और एशले फियालेन द्वारा निर्मित पार्टिकल्स में महत्वाकांक्षी किशोरावस्था की रहस्यों का समावेशन किया गया है। तो किशोरावस्था दोस्तों बहुत ही सबसे मुश्किल अवस्था होती है जीवन की, और वो जो अवस्था है दोस्तों वो एक ऐसी अवस्था है जो कहते हैं ना, एक कई उसमें सारे बड़े बड़े विद्वान कह चुके हैं कि ये फैसले ना ले पाने की अवस्था है, ये सबसे मुश्किल अवस्था जो है वो जीवन की, बुढ़ापे से भी मुश्किल। बुढ़ापे में एक चीज़ क्लियर होती है, भाई बूढ़े हो रहे हैं, थोड़े दिन बाद निकल जाएंगे, तो ये होता है बुढ़ापा। लेकिन ये जो ऐसी अवस्था है ना, बहुत टफ अवस्था, हम कभी कभी तो ना तो बच्चे वाली श्रेणी में ना तो बड़ों वाली श्रेणी में है, और उसमें लोग भी थोड़ा साइड लाइन ज़्यादा करते हैं क्योंकि एज ही ऐसी है। वापस आते हैं दोस्तों प्रश्नों पे अपने। हाल ही में लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास स्वप्नास हेतु जो है 28वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, वो किस राज्य की निवासी है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। तो दोस्तों वो राजस्थान की रहने वाली है। और बिहारी कवि जो है वो कवि बिहारी के नाम पे, बिहारी का मतलब बिहार का ऐसे बिहारी ऐसे नहीं है, कवि बिहारी के नाम पर के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार को पिछले 10 सालों के दौरान हिंदी राजस्थानी में उत्कृष्ट लेखन हेतु दिया जा चुका है, जिसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 2,50,000 की जो है वो नकदी भी शामिल होती है। तो मतलब 2.5 लाख रुपए रोकड़ दिए जाते हैं और साथ में प्रशस्ति पत्र होता है, और सम्मान तो खैर है ही है। तो ऐसे करके ये जो अवार्ड है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित झीली दला बेहरा संबंधित हैं किससे? भारोत्तोलन से, कुश्ती से, कबड्डी से या क्रिकेट से। तो 27वां एकलव्य पुरस्कार 2019 जिन्हें दिया गया है वो है झीली दला बेहरा। तो वो है दोस्तों भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित। दला बेहरा को ये पुरस्कार पिछले एक वर्ष के दौरान 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने हेतु दिया गया है। वो किसके द्वारा? इंडियन मेडल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। तो दोस्तों 2 स्वर्ण यानी कि 2 गोल्ड मेडल, 3 रजत यानी कि 3 सिल्वर मेडल और 1 कांस्य पदक यानी कि 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने जीता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महिला टेनिस संघ यानी कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन द्वारा महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, लेकिन वो किस देश की रहने वाली हैं? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या फिर कनाडा। तो ये जो हैं खिलाड़ी दोस्तों ये हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर से। दक्षिण एशियाई देशों में सभी शैलियों में असाधारण लेखन हेतु लेखकों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 के विजेता बने लेखक टोनी जोसेफ जो है वो किस देश के रहने वाले हैं? किस भाषा के लेखक हैं? हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन। तो सभी शैलियों में असाधारण लेखन हेतु जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, चाहे कोई सी भी शैली हो उसमें आपको ये असाधारण लेखक हेतु जो है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया गया इस बार किनको? टोनी जोसेफ को। तो वो जो है अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं जिनकी पुस्तक है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर्स वी केम फ्रॉम।
तो ऐसे उनकी पुस्तक है, उसको पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2019 के तहत किन 2 सांसदों को क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पहला जो नाम है वो लोकसभा राज्यसभा से है और दूसरा नाम जो है वो लोकसभा से है। मनमोहन सिंह, मुलायम सिंह, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, किरोड़ीलाल मीणा, गिरिराज सिंह या फिर तिरुचि शिवा और सौगत राय। तो मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह है, तो मनमोहन सिंह को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राज्यसभा और मुलायम सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोकसभा का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा से तिरुचि शिवा जो कि द्रमुक पार्टी से हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा का जो अवार्ड दिया गया वो सौगत राय को दिया गया जो कि तृणमूल कांग्रेस के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा की जो है विप्लव ठाकुर को दिया गया जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की है एक्चुअली। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा से सुप्रिया सुले जो कि नेशनल कांग्रेस पार्टी की हैं। आगे सर्वश्रेष्ठ पदार्पण सांसद यानी जो पहली बार एमपी बन के आए राज्यसभा में, तो वो कहकशां परवीन जो कि जेडीयू से हैं। और सर्वश्रेष्ठ पदार्पण सांसद लोकसभा में जो कि भारती पवार जो कि एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। दिव्यांगों के सशक्तिकरण हेतु प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत उत्कृष्ट रचनात्मक श्रेणी का बाल पुरस्कार 2019 हरदेश्वर सिंह भाटी को दिया गया। और ये राजस्थान के किस शहर के रहने वाले हैं? हरदेश्वर सिंह भाटी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर? तो हरदेश्वर सिंह भाटी जो हैं दोस्तों वो जयपुर के रहने वाले हैं। 17 वर्षीय भाटी जो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक घातक बीमारी से पीड़ित हैं जिसके कारण उन्हें व्हील चेयर से चलना पड़ता है। इसके बावजूद उन्होंने 3 पेटेंट और 7 आविष्कार किए हैं। 6 खिलाड़ी परिपत्र शतरंज का आविष्कार करने में दुनिया के सबसे कम उम्र के पेटेंटधारी बन गए हैं। इसके पश्चात 12 और 60 खिलाड़ी परिपत्र शतरंज का भी आविष्कार इन्होंने ही किया है दोस्तों। तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो कि फरवरी करंट अफेयर्स के थे दोस्तों। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।